गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का भारत स्टडीज यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम अपना थर्ड क्लास करने जा रहे हैं। LNMU के वो सभी स्टूडेंट जो UG पार्ट 2 में हैं और जिनका ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस है, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाना ना भूलें। इस वीडियो को सबसे पहले आप जितना हो सके शेयर कर दें ताकि हमारे कोई भी LNMU के स्टूडेंट इस वीडियो से वंचित ना रहे। आप सभी से अनुरोध है, जितना हो सके उतना इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकें। चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में जानने वाले हैं। भारतीय संविधान अपने आप में एक महान संविधान है। विश्व के तमाम संविधानों में श्रेष्ठ संविधान है। भारतीय संविधान इस युग के एक महानतम संविधान में से एक है। हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो आइए इस संविधान, इस लोकतंत्र, इस गणराज्य देश के बारे में और उसके संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारा आज का सवाल है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की संक्षिप्त में विवेचना करें। ये सवाल बहुत बार LNMU के एग्ज़ाम में आ चुका है और इस सेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए तो अब इसका विवरण जानते हैं। हर देश के संविधान की अपनी विशेषताएं होती हैं, क्योंकि हर देश की स्थिति, उसकी आवश्यकता, महत्वाकांक्षा, उसका इतिहास, समाज आदि एक दूसरे से भिन्न होते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। लिखित एवं निर्मित, ये भारतीय संविधान की प्रथम विशेषता है। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा हुआ है। ब्रिटेन के संविधान की भांति इसका विकास नहीं हुआ है। निर्मित होने के कारण यह लिखित संविधान है। हम आगे इस बारे में भी जानेंगे कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या अंतर है, किन देशों में लिखित संविधान है, किन देशों में अलिखित संविधान है, ये हम आगे जानने वाले हैं। किंतु निर्मित और लिखित होने के बाद भी इसकी अनेक व्यवस्थाओं में विकास भी हुआ है। तो अलिखित रूप से परंपरा का रूप धारण करता जा रहा है, जैसे लोकसभा में बहुमत दल के नेता का प्रधानमंत्री नियुक्त होना, मंत्रिपरिषद का कार्यकरण, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रथा इत्यादि। हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे भी तत्व हैं जो परंपराओं के आधार पे हैं, जिन्हें हम अपने संविधान में शामिल कर चुके हैं। चलिए हम सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। विश्व का विशालतम संविधान। हमारा संविधान विश्व का विशालतम संविधान है। एबोरजेनिक्स के अनुसार भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक एवं विशालतम संविधान है। भारत के संविधान में 300
95 अनुच्छेद और 9 परिशिष्ट हैं, जबकि अमेरिका में मात्र 7, कनाडा में 147, ऑस्ट्रेलिया में 120। चीन के संविधान 1968 के अनुसार केवल 60 ही अनुच्छेद है। भारत के संविधान के विशाल होने के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं, जिसमें से हम फर्स्ट कारण को कह सकते हैं, जो है इनमें न केवल संघ के बल्कि राज्यों के संविधान का भी उल्लेख है। साथ ही केंद्र और राज्यों के संबंधों की भी विस्तृत विवेचना है। हमारे संविधान में केंद्र के बारे में, राज्य के बारे में और राज्य और केंद्र के संबंधों के बारे में पूरी तरह से विस्तृत व्याख्या की गई है। सेकेंड पॉइंट है, इनमें न केवल शासन के मूल सिद्धांतों की बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की भी विस्तृत विवेचना है। हमारे संविधान में शासन की अनेक मूलभूत सिद्धांतों के बारे में पूरी तरह से जानकारी दिया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था के भी बारे में विस्तृत रूप से हमारे संविधान में बताया गया है। थर्ड पॉइंट में हम कह सकते हैं, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत का सविस्तार वर्णन। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार, जो हमारे संविधान की नींव भी है, के बारे में विस्तृत जानकारियाँ दी गई हैं। संविधान में अल्पसंख्यकों सिद्धांतों का सविस्तार वर्णन इनमें है। विशेष क्षेत्रों के बारे में, विशेष सुरक्षित क्षेत्रों के बारे में विशेष आर्टिकल तैयार किया गया। संकटकालीन प्रावधानों से संबंधित 9 अनुच्छेदों को भी इनमें स्थान दिया गया है। श्रीनिवासन ने इसके विशाल स्वरूप की रक्षा में यह टिप्पणी की थी कि भारतीय संविधान केवल एक संविधान नहीं, वरन देश की संवैधानिक और प्रशासनिक पद्धति के महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित एक विस्तृत वैज्ञानिक संहिता भी है। वास्तव में संविधान में नागरिकता, राष्ट्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, चुनाव, सेवाएं, संविदा और अभियोग तथा भारतीयों के क्षेत्र में व्यापार और पारस्परिक व्यवहार आदि से संबंधित व्यवस्थाएं भी हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संप्रभु संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना। भारतीय संविधान भारतीय जनता द्वारा निर्मित है, अधिनियमित और अंगीकृत है, ऐसा इसके प्रस्ताव से ही स्पष्ट होता है। यह 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम की भांति किसी बाहरी शक्ति की कृति नहीं है। साथ ही लोक संप्रभु सत्ता पर आधारित संपूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य है। इसकी शक्ति का स्रोत भारतीय जनता ही है। जनता ही अपनी प्रतिनिधियों की निर्वाचन करती है, जो जनता के सेवक हैं। साथ ही यह गणराज्य है, इसका राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है और वह ब्रिटेन की भांति वंशानुगत नहीं है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया है। संविधान के 42वें संशोधन के बारे में हम एक अलग से ऑडियो आपके लिए उपलब्ध कराएंगे, इसलिए आप चिंता न करें कि 42वें संशोधन में क्या हुआ, कैसे हुआ। उस पर 1-2 क्वेश्चन भी है जो हम आपको आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। अब हम 4th पॉइंट पे आते हैं और हमारा 4th पॉइंट है कठोरता एवं सुपरिवर्तनशील संविधान का समन्वय। भारतीय संविधान की
कुछ विशेषता और कुछ खामियां भी हैं। जैसे कठोरतम, इसकी दो पहलू हैं, एक अच्छी है एक बुरी है। भारतीय संविधान न तो ब्रिटेन संविधान जैसा पूर्णतः सुपरिवर्तनशील है, न अमेरिकी संविधान जैसा कठोर ही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। मूलतः इनमें दो प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। ये जो आप लोग सब सुनते होंगे, राज्यसभा में बिल पास हुआ या फिर लोकसभा में बिल पास हुआ, सत्ता के पक्ष बहुमत नहीं है, विपक्ष के पास बहुमत नहीं है, ये सब किन आंकड़ों के द्वारा होता है? तो ये हमारे 368 संविधान के अनुच्छेद में जो बातें लिखी गई है उनके आधार पे होता है, और उनमें मुख्यतः दो बातें या दो पॉइंट लिखी गई है। और फर्स्ट पॉइंट है कि संसद के प्रत्येक सदन में लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा स्वीकृत होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ही संविधान संशोधन होगा। यह हमारे पॉइंट फर्स्ट है। पॉइंट सेकेंड है, किंतु यदि संशोधन का संबंध संगठनात्मक व्यवस्था से हो तो उपर्युक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति के बाद ही इसका विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर ही यह संविधान संशोधन माना जाएगा। क्या है कि जो हमारे संविधान बनाने वाले महान पुरुष थे, महान व्यक्ति थे, वो बहुत दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हो सकता है कि सत्ता दल ये चाहे कि वह कभी सत्ता छोड़े ही नहीं। अगर वो गलत काम कर भी रहे हैं तो जनता उन्हें सत्ता से न हटाए, और वे अपने हिसाब से, अपने ढंग से, अपने तरीके से संविधान को संशोधन करते रहे। ये हमारे संविधान निर्माता अच्छी तरह जानते थे। इसलिए उन्होंने जो नॉर्मल संशोधन होता है उनके लिए सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के लिए ही पास करने की प्रथा रखी है, परंतु वैसे संशोधन जिनका संबंध पूरे राष्ट्र से हो, जो अति महत्वपूर्ण हो, संगठनात्मक व्यवस्था से हो, तो इन दोनों के अलावा लोकसभा और राज्यसभा तो होगा ही, इन दोनों के अलावा देश के आधे से अधिक 50% से अधिक, कम से कम आधे राज्य के विधानसभाओं का समर्थन प्राप्त होना अति आवश्यक है। और ये एक अच्छी बात है जो हमारे संविधान में उल्लेखित है। इससे सत्ताधारी पर निरंकुश होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है संगठनात्मक एवं एकात्मक व्यवस्था का समन्वय। भारत में संगठनात्मक राज्य की स्थापना की गई है, पर इनमें एकात्मक शासन के तत्व अधिक हैं, क्योंकि भारत पहले से ही एकात्मक राज्य था, जिसे विखंडित कर एक संगठनात्मक रूप दे दिया गया। भारतीय संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसी एकात्मक शासन व्यवस्था इसकी आत्मा में है, इसलिए के.सी. वियर ने इसे अर्ध संघ कहा है, जो तो दुर्गादास बसु ने इसे संगठनात्मक और एकात्मक शासन का मिश्रण कहा है। हम 6 पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं,
जो है संघीय शासन प्रणाली की स्थापना। ब्रिटिश संसदीय शासन पद्धति की ही भांति संविधान निर्माताओं ने केंद्र तथा राज्य के इकाई में भी संघीय शासन पद्धति को ही अपनाया। इस शासन व्यवस्था को अपनाए जाने का विशेष कारण यही था कि भारतीय नेताओं एवं भारतीय जनता को भी इसी शासन व्यवस्था की विशेष जानकारी थी, क्योंकि ब्रिटेन की अधीनता में रहते हुए भारत का संवैधानिक विकास भी इसी रूप में हुआ था। अतः हमारे नेताओं को इसी शासन पद्धति का प्रशिक्षण हुआ, उन्हें इसी शासन पद्धति की बहुत सारी जानकारी प्राप्त थी। हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक समीक्षा के बीच समन्वय। भारत में ब्रिटिश पद्धति के अनुसार संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत और अमेरिका में प्रचलित न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के बीच अनूठा समन्वय किया है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की भांति संविधान का उल्लंघन करने वाली कार्यपालिका तथा प्रशासन द्वारा दिए गए आदेशों को अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त है, किंतु इसके साथ ही संसद को संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार है। वह यदि चाहे तो संविधान में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिकूल निर्णय को संवैधानिक जामा पहना सकती है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि संविधान के 42वें संशोधन, जो 1976 ईस्वी में हुआ था, द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा संबंधित अधिकार को सीमित करने का प्रयास किया गया, किंतु संविधान के 43वें संशोधन, जो 1977 में हुआ था, द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के इस अधिकार को पूर्वता रखा गया। अर्थात जो 42वें संशोधन में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार को सीमित करने का प्रयत्न किया गया था, उसे 43वें संशोधन में फिर से वापस कर दिया गया। फिर से उन्हें पूर्व की भांति अधिकार प्राप्त हो गए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सशक्त न्यायपालिका का गहरी ढांचा। भारत एक संघ राज्य होते हुए भी अमेरिका के विपरीत न्यायपालिका का एक हरा ढांचा ही बनाए हुए हैं। दोहरे न्यायिक ढांचा को इसने नहीं अपनाया है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सशक्त न्यायपालिका का जो ढांचा हमारे देश में है, वो अमेरिका से थोड़ा भिन्न है। अमेरिका में दोहरी है, भारत में एकल है। भारत में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे उच्च न्यायपालिका है। उनसे बढ़कर, उनसे महान, उनसे उच्च एक भी न्यायपालिका और इस देश में नहीं है। दोस्तों, अगर आप वाकई चाहते हैं कि हम ऐसे ऑडियो और आपके लिए लाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिसके कारण आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको अच्छे अच्छे कंटेंट और भी न्यूज़ जो LNMU के संबंधित है या फिर और अदर एग्ज़ाम के संबंधित है जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भारत स्टडी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में बिना स्पेस के भारत स्टडीज सर्च कीजिए, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए और मैं वहां आपको अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराता रहूँगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य।
ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पढ़ना है। मौलिक अधिकारों की एक लंबी सूची भारतीय संविधान में है। ये अधिकार निश्चित अधिकार है जिनकी रक्षा करने का दायित्व न्यायालय का ही है। इस अधिकार में अब 6 अधिकार हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले तो संपत्ति का अधिकार भी इनमें सम्मिलित था, पर 44वें संशोधन द्वारा इसे साधारण कानून अधिकार बना दिया गया। दोस्तों, आपके लिए 2 बातें यहाँ जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन, ये 2 इम्पोर्टेंट संशोधन हमारे देश में हुए हैं। और उनमें से भी जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था, उनमें इतना अधिक संशोधन किया गया था संविधान के अंदर कि बहुत सारे विद्वानों तो 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात लघु संविधान भी कहते हैं। ये जनरल कंपटीशन वालों के लिए एक अति महत्वपूर्ण सवाल है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान किसे कहते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विवेचना की गई है। यह आयरलैंड के संविधान से अपनाई गई है। यह व्यवस्था राज्यों के लिए है, अर्थात केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए है। यह वास्तव में लोक कल्याण राज्य की स्थापना के उद्देश्य से संविधान में आवश्यक निर्देश के रूप में राज्य सरकारों के लिए एक गाइडलाइन है, किंतु इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अगर राज्य सरकार चाहे तो इसे लागू करें, अगर राज्य सरकार नहीं चाहे तो इसे नहीं लागू करें। हम इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ये राज्य सरकार के ऊपर है कि इसे वो लागू करना चाहते हैं या फिर लागू करना नहीं चाहते। कल्याणकारी राज्य की स्थापना। संविधान का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। संविधान की प्रस्तावना, नीति निर्देशक सिद्धांत एवं पिछड़े वर्ग, जनजाति तथा एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष व्यवस्था इसी उद्देश्य की और हमें आकर्षित करती है। व्यापक व्यक्ति मताधिकार। हमारे संविधान की एक और बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें व्यक्ति मताधिकार अर्थात 18 वर्ष की अधिक की आयु वाले सभी नागरिकों को मताधिकार करने का अधिकार प्राप्त है। अगर हम बात करें तो इसकी सीमा पहले 21 वर्ष रखी गई थी, पर बाद में इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और अभी भी ये 18 वर्ष ही है। 18 वर्ष की कोई भी युवक, कोई भी नागरिक जो भारत देश का हो, भारत देश के निवासी हो, उनकी नागरिकता हो, वे भारत देश के किसी भी चुनाव में अपना मत दे सकता है और देता ही है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एकल नागरिकता। भारत में अमेरिका की भांति दोहरी नागरिकता नहीं है, बल्कि एकल नागरिकता भारत, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत की नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अगर इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं तो अमेरिका में एक तो सेंट्रल हो गया, जो अमेरिका के नागरिक होते हैं, और वहाँ के नागरिक अपने स्टेट के भी नागरिक होते हैं। जो अलग अलग वहाँ पे स्टेट हैं, उन सभी के नागरिकता उनके पास अलग अलग होती है। हमारे यहाँ है कि हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं, सिर्फ राष्ट्र के लिए हैं। स्टेट की नागरिकता हमारे पास कोई नहीं होती। हम सिर्फ, हमारे पास एक नागरिकता होती है और वो होती है भारत की नागरिकता, इंडियन, भारतीय। अगर हम एक पॉइंट और उठाएं तो वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एवं शांति के प्रति चिंता। संविधान ने प्रस्तावना के अंतर्गत एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों की धारा 50 में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था,
शांति एवं विश्व बंधुता के प्रति चिंता व्यक्त किया है। वैसे ही संविधान में मौलिकता का अभाव है, अभाव तो है, पर यह व्यवहारिक संविधान है। हमारा संविधान विश्व के महानतम संविधानों में से एक, जिसके सामने विश्व के सभी संविधान छोटे पड़ जाते हैं, उनकी ये कुछ संक्षिप्त विवरण थी। मेरा मानना है और मेरा आपको यह सलाह भी है कि अगर आप इस ऑडियो को 2 बार, सिर्फ 2 बार अगर आप सुनते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप पूरे के पूरे 20 मार्क्स, 20 मार्क्स लेके आएंगे। एग्ज़ाम में आपको जितना हो सके आप अपना लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए, बुक लैंग्वेज या मेरे बताए हुए लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत कम कीजिए। आप जो समझे उसे अपने भाषा में ढालिए और फिर लिखिए। जाते जाते हम आपको इतना ही कह सकते हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और सभी लोग इस वीडियो को देख सके, पढ़ सके और अच्छे से एग्जाम दे सके। चलिए, धन्यवाद।